हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका 10 टेक पर। हम लेकर आए हैं 10 टेक पर 2023-24 सेशन के लिए 2023-24 सेशन के लिए यूपी बोर्ड स्पेशली हम किसके लिए लेके आए हैं ये स्ट्रेटजी। जैसा आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे, देख लिया होगा आपने थंबनेल में कि हम स्ट्रेटजी प्लान की वीडियो बना रहे हैं। इसमें क्या है, हम 2023-24 यूपी बोर्ड की स्ट्रेटजी बताएंगे, वो भी किस सब्जेक्ट के लिए, साइंस के लिए। तो साइंस के लिए हम क्या बताएंगे, स्ट्रेटजी बताई जाएगी आपको कि एनसीईआरटी के साथ हमारा कैसा सिलेबस होता है, कौन सी चीजें हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ना है, कितनी यूनिट हैं हमारे सिलेबस के अंदर, कौन सा भाग क्या कहलाता है, ये सारी चीजें अभी हम वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास इसमें कितनी यूनिट्स हैं। पहले एक और चीज बताते हैं हम कि साइंस को हमारा हाई स्कूल में, क्योंकि ये जो यूपी बोर्ड 2023-24 का सेशन है वो 10th क्लास वालों के लिए है, तो साइंस को हमारा 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग बांटा गया है हमारा रासायनिक विज्ञान, जिसे हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री पोर्शन, क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री भाग बोलते हैं। इसमें क्या बांटा गया है, केमिस्ट्री का भाग बांटा गया है। दूसरा भाग क्या है हमारा, दूसरा भाग है हमारा बायोलॉजी पार्ट, बायोलॉजी पार्ट है। और तीसरा पार्ट है हमारा इसी साइंस के अंदर फिजिक्स, क्या है, फिजिक्स है। तो इसमें हमें केमिस्ट्री में कितनी यूनिट्स पढ़नी है, बायोलॉजी में कितनी यूनिट है, फिजिक्स में कितनी यूनिट है, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये जो 3 पार्ट में हाई स्कूल की साइंस को बांटा गया है, इसमें केमिस्ट्री में कितनी यूनिट पढ़नी है हमें, बायोलॉजी में कितनी यूनिट पढ़नी है और फिजिक्स में कितनी यूनिट पढ़नी है, और इनका कितने नंबर का पेपर आता है। तो आप सब लोगों को पता होगा कि साइंस का पेपर कितने नंबर का आता है, 70 मार्क्स का आता है यूपी बोर्ड के अंदर, और 30 मार्क्स का क्या रहता है तुम्हारा, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, ये सारी चीजें रहती हैं। तो केमिस्ट्री में हमें कितने नंबर का पार्ट आता है, केमिस्ट्री आती है हमारी 20 मार्क्स की। कितने की आती है, 20 मार्क्स की आती है। बायोलॉजी आपकी आती है 25 मार्क्स की, और फिजिक्स आती है आपकी 25 मार्क्स की। तो बायोलॉजी और फिजिक्स का वेटेज रहता है 25 मार्क्स का, और केमिस्ट्री का रहता है 20 मार्क्स का। तो अब हम देखते हैं पहली यूनिट से कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की होती है। तो पहली यूनिट देखते हैं हम, क्योंकि इसमें कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है। यूनिट में मैं आपको बता देता हूं कि यूनिट का डिवीजन कैसे किया गया है। एक यूनिट इसमें है जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, उसमें से कितनी यूनिट पढ़नी है हमें, केवल 1 यूनिट पढ़नी है, वो भी कितने नंबर की होगी, 20 नंबर की। बायोलॉजी में कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है। सेम ऐसे ही तुम्हारी फिजिक्स में भी 2 यूनिट है। तो इस प्रकार हमें वर्गीकृत किया गया है यूपी बोर्ड 2023-24 के साइंस के सिलेबस को। तो बात करते हैं हम पहली यूनिट की, जो कि हमारी केमिस्ट्री वाले पोर्शन का है, और कितने नंबर की होती है, 20 नंबर की होती है, जिसका नाम है रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ क्या नाम है इसका, रासायनिक पदार्थ। डैश करके लिखा हुआ है आपका प्रकृति एवं व्यवहार, यानी कि रासायनिक पदार्थों की हमें प्रकृति और व्यवहार के बारे में जानना है। प्रकृति एवं व्यवहार। तो एक काम करते हैं हम, इसके कितने नंबर का है वो नीचे लिख देते हैं आपको। ये यूनिट है आपकी 20 मार्क्स की। कितने की है बच्चों, 20 मार्क्स की है। और इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो मैं अभी आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। पहले हम क्या करते हैं,
कितनी यूनिट हैं, कितने नंबर की हैं, वो सारी चीजें हम एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो दूसरी यूनिट क्या है हमारी? दूसरी यूनिट है हमारी संबंधित बायोलॉजी के पार्ट से, जिसका नाम है हमारा जैव जगत। क्या नाम है उसका? जैव जगत। क्या नाम है? जैव जगत। और वो कितने नंबर की है हमारी? 20 मार्क्स की। कितने नंबर की है बच्चों? 20 मार्क्स की। और ये जैव जगत किससे संबंधित है? हमारा ये संबंधित है बायोलॉजी वाले पार्ट से। अब बात करते हैं तीसरी यूनिट की। जो हमारा तीसरी यूनिट है वो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से संबंधित है, जिसकी यूनिट का नाम है प्राकृतिक घटनाएं। क्या नाम है जिसका? प्राकृतिक घटनाएं। और ये जो प्राकृतिक घटनाएं हैं ये कितने नंबर का है आपका? 12 नंबर का, 12 मार्क्स का। तो ये प्राकृतिक घटनाएं 12 नंबर की हैं आपकी। चौथी यूनिट की बात करते हैं हम। चौथी यूनिट है हमारी वैद्युत का प्रभाव। कौन सी है? वैद्युत का प्रभाव। और ये कितने नंबर की होती है हमारी? 13 मार्क्स की होती है। बात करते हैं अभी तो ये 20, 20, 40 और 25 कितना हुआ? एक सेकेंड, 20, 20, 40 और 25 कितना हुआ? 65 हुआ। अभी 5 नंबर का बाकी है बच्चों। तो 5 नंबर का कौन सा भाग बाकी है? 25 नंबर में से 20 यहां आ गए, यानी 5 नंबर का बाकी है हमारा बायोलॉजी वाला पार्ट, क्योंकि यूनिट भी अभी कितनी हुई है? एक यूनिट हुई है। दूसरी यूनिट है हमारी प्राकृतिक संसाधन, जिसका हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा है उसको 5वें नंबर पर, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। ये कितने नंबर का होता है? ये आपका होता है 5 मार्क्स का। तो ये सारी मैंने यूनिट्स के बारे में आपको बताया, और ये हमने क्या किया, साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, कौन सा भाग कितने नंबर का आता है, वो सारी चीजें बताई गई है। अब मैं क्या करता हूं आपके लिए, इनमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है और क्या क्या चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, वो सारी चीजों पर हम बात करते हैं। तो पहले देखते हैं हम रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो हम चलते हैं रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार है, इसके अंदर हमें पढ़ना है सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण, एवं रासायनिक समीकरण। इसमें आपको बताया जाएगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें हम इनमें आपको बताएंगे। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा इसी यूनिट के अंदर अम्ल, क्षार, अम्ल क्षारक तथा लवण। तो इस वाले पोर्शन से आपका पेपर में काफी कुछ बनता है 20 मार्क्स में। जो लवण वाला पार्ट है, यहां से काफी चीजें बनती हैं। और जो पहला चैप्टर था या पहली यूनिट के अंदर जो हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है, इसके अंदर आपको समीकरण संतुलित करना भी सिखाया जाएगा आपको। तो अम्ल, क्षार, क्षारक एवं लवण के बारे में बताएंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, लवण की फैमिली क्या होती है, और लवण कितने प्रकार के होते हैं, क्षार कितने प्रकार के होते हैं, क्षार की और लवण की डेफिनेशंस क्या होती हैं, निर्जलीकरण रिएक्शन कैसे होती है जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं। तो ये सारी बातें हम इसके अंदर करेंगे। इसके बाद है हमारा तीसरा जो इसके अंदर हमें पढ़ना है, वो है धातु एवं अधातु। वो क्या है? धातु एवं अधातु। तो इसके अंदर हमें जानना है धातु क्या होती हैं, अधातु क्या होती हैं, धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होता है, धातुओं की क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होता है। सेम ऐसे ही अधातु की अम्ल के साथ, अधातु की क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब क्या होगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा
कि जिंक को अगर कोई H2SO4 या फिर कोई भी अम्ल से रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि जिंक क्या है, धातु है, तो हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे ही बाकी चीजें और हैं जो हम आपको चैप्टर जैसे ही आएगा उसके साथ आगे को बताते जाएंगे। तो ये सारी चीजें अभी हमें पढ़नी है। अभी तक ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी अकार्बनिक रासायनिक विज्ञान में आती है। कौन सी? अकार्बनिक, जिनमें कार्बन का यूज नहीं होता है वो अकार्बनिक होती हैं। इसके बाद आता है हमारा कार्बन तथा उसके यौगिक। इसके बाद क्या है हमारा? कार्बन तथा उसके यौगिक। तो इसमें आपको बताया जाएगा कार्बन क्या होता है, कार्बन के अपर रूप कौन कौन से होते हैं, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जा रहा है। उसके यौगिक इसी में आ जाएंगे। कार्बन का इतने ज्यादा यौगिक क्यों बनाता है, जबकि इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कम सक्रिय होने के बाद भी इसकी जो यौगिकों की संख्या वो बहुत अधिक होती है। इस कार्बन की वजह से ही हमें एक कार्बनिक विज्ञान नाम से एक ब्रांच भी बनानी पड़ गई। तो वो क्या थी? कार्बन तथा उसके यौगिक। इसके अंदर आप लोग IUPAC नाम भी पढ़ोगे जो पेपर में हमेशा आते ही आते हैं। इसके बाद है आपका तत्वों का वर्गीकरण। इसके बाद क्या पढ़ोगे? तत्वों का वर्गीकरण। इसमें आप लोग क्या पढ़ोगे? तत्वों के वर्गीकरण के अंदर इसमें आप लोग पढ़ोगे कि जो आवर्त सारणी है वो किसने दी थी, आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, गुण, दोष, विशेषताएं, ये सारी चीजें इसमें पढ़ोगे। ठीक है, विकर्ण संबंध क्या होता है, ये सारी चीजें इसके ही अंदर आने वाली है, तत्वों का वर्गीकरण। तो इसमें देखो, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि जो केमिस्ट्री होती है वो हमारी 3 भाग में विभाजित होती है। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो कार्बनिक विज्ञान है इस वाले भाग में, ये क्या है? कार्बनिक विज्ञान का भाग है जिसपे मैंने डार्क स्पॉट बनाया है। और ये धातु एवं अधातु वाला जो पार्ट है ये कहलाता है हमारा अकार्बनिक विज्ञान के अंदर। और जो स्टार्टिंग में हमें दे रखा था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये आता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। किसमें आता है? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो इस प्रकार हमने रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है उसका ओवरव्यू दिया। अब आगे बात करते हैं जैव जगत के बारे में। तो अब बात करते हैं हम जैव जगत की। तो इसे सबसे पहले हम इरेज करते हैं। तो जैव जगत में क्या होता है, इसमें हमें पौधे और जंतुओं के बारे में जानकारी लेते हैं, यानी पादप जगत और जैव जगत की इसमें हमें जानकारी देनी है आपको। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो जैव होते हैं यानी पौधे और जीव जंतु होते हैं वो पोषण कैसे करते हैं, पोषण कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। वो श्वसन कैसे करते हैं, यानी कि वो सांस कैसे लेते हैं, परिवहन कैसे करते हैं। तो ये दोनों टर्म तो आपको समझ आ रहे होंगे कि श्वसन कैसे किया जाता है, पोषण कैसे किया जाता है। पोषण का मतलब खाना कैसे खाते हैं, सांस कैसे लेते हैं। अब बात करते हैं परिवहन की। तो परिवहन आपके लिए एक नया वर्ड होगा। तो परिवहन का मतलब होता है जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, मस्तिष्क, वो हमारे अंदर होने वाली ऐच्छिक अनैच्छिक ये काफी क्रियाएं होती हैं, उनको कैसे कंट्रोल करता है, या फिर हमारे ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे परिवहन के अंदर। इसके बाद परिवहन हो गया, अब हमने खाना खा लिया, सांस ले ली, तो भाई एक चीज और बचा, उसमें क्या हो गया? उत्सर्जन। क्या हो गया? उत्सर्जन। जैसे कि हमारे स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, मल मूत्र का त्याग होता है, वो किसके अंदर आता है? उत्सर्जन के अंदर आता है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। तो इतनी सारी चीजें होने के बाद अब बात करते हैं हम नियंत्रण एवं समन्वय की। किसकी? नियंत्रण एवं समन्वय।
क्योंकि परिवहन और नियंत्रण एवं समन्वय में थोड़ा सा अंतर होता है। परिवहन के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, वो सारी चीजें पढ़ी जाती हैं, जबकि नियंत्रण एवं समन्वय, इसके अंदर क्या पढ़ा जाता है हमारा, कि हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारी बॉडी के अदर जो ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट होते हैं, उनको कैसे कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए हमारी चाय उंगली में गिर जाती है, तो हमारी उंगली को तो पता नहीं कि वो गर्म है या नहीं, तो उंगली संकेत देती है माइंड को, माइंड संकेत देता है हाथ को कि उसको बाहर निकाल लें। तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय के अंदर पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इसके आगे क्या होगा भाई, ये सारी चीज तो पढ़ ली हमने, तो इसके आगे भाई पृथ्वी पर जीवों का बना रहना भी तो जरूरी है, तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, प्रजनन पढ़ेंगे, कि जो जीव हैं वो उत्पत्ति कैसे करते हैं, यानी जीवों में जनन कैसे होता है। तो इसके आगे क्या पढ़ेंगे हम, प्रजनन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रजनन पढ़ेंगे, कि जीवों में या जीवों से जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, या जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता में क्या पढ़ेंगे हम, जैसे प्रजनन हुआ यानी बच्चे की उत्पत्ति हुई, तो उस चाइल्ड, न्यू चाइल्ड बॉर्न जो हुआ बच्चा, उसके अंदर अपने माता पिता के जो गुण आए हैं, वो गुण क्या कहलाते हैं, आनुवांशिक गुण कहलाते हैं। इसके अंदर हम जीन, डीएनए, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इसी यूनिट के अंदर, जैव जगत के अंदर, कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और जीवों का विकास कैसे हुआ। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले आदि मानव होते थे, ये सारी चीजें होती थी, और भी चीजें आपने पढ़ी होगी कि पृथ्वी पर पहले क्या आया। ये सारी चीजों के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है हमारा जीवन की उत्पत्ति एवं विकास। जीवन की उत्पत्ति एवं विकास। ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है आपको, क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा सिलेबस है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत छोटा सा पार्ट है। तो इसके बाद आगे बात करेंगे अब हम प्राकृतिक घटनाओं की। किसकी बात करेंगे, प्राकृतिक घटनाएं की, जो हमारा 12 नंबर का होगा। तो हम क्या करते हैं, जैव जगत का जो बताया आपको वो इरेज करते हैं, रफ कर दे देते हैं। तो इसमें क्या बताया जाएगा आपके लिए, इसमें बताया जाएगा समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। यानी कि बेसिकली अगर इसको बताया जाए तो इसमें क्या क्या बताएंगे हम आपको, परावर्तन कैसे होता है, अपवर्तन कैसे होता है, तो अपवर्तन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन के अंदर हम पढ़ेंगे कि किसी भी समतल पृष्ठ द्वारा, गोलीय पृष्ठ द्वारा जो प्रकाश आ रहा है उसका परावर्तन कैसे हो रहा है। अपवर्तन किससे होता है, लेंस से होता है। परावर्तन किससे होता है, दर्पण से होता है। अपवर्तन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लेंस भी पढ़ेंगे, स्पेशली इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, हम लेंस भी पढ़ेंगे। अगर आपको अपवर्तन की जानकारी हो जाएगी तो उसके बाद इसी के अंदर अपवर्तन के अंदर क्या पढ़ेंगे, हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम मानव नेत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मानव नेत्र, यानी कि जो मानव नेत्र होता है उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे कि ये जो संसार है रंग बिरंगा कैसे है। मानव नेत्र के अंदर ये सारी चीजें पढ़ी जाएंगी कि किसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा, किस रंग की कम, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। आप लोगों ने हमारे चैनल पे विजिट किया हो तो ये सारी चीजों की वीडियो पहले से भी मौजूद है, लेकिन इसमें हम आपको क्या कराएंगे, एक सीक्वेंस के साथ सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी चैनल पे। नोट्स कैसे बनाने हैं वो सारी चीजें भी हम इस चैनल के थ्रू आपको बताएंगे कि नोट्स कैसे बनाना है, रिवीजन कैसे करना है, ये सारी चीजें। मानव नेत्र हो गया। मानव नेत्र के बाद हम आपको पढ़ाएंगे प्रिज्म। क्या पढ़ाएंगे, प्रिज्म। आप लोगों ने सुना होगा कि सूर्य में 7 रंग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब हम किसके अंदर पढ़ेंगे, प्रिज्म के अंदर पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम प्राकृतिक घटनाएं के अंदर यही सारी चीजें पढ़ेंगे कि प्रकाश
का जो प्रिज्म पर टकराता है 7 रंग में बिखर जाता है, हमारा आकाश का रंग नीला कैसा होता है, ये सारी चीजें किसके अंदर पढ़ेंगे? प्रिज्म वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो ये क्या है हमारा प्राकृतिक घटनाएं, ये कितने नंबर का आएगा हमारा? 12 नंबर का आएगा। तो इससे आगे हम क्या प्राकृतिक घटनाएं हमने देखा, इसके आगे देखेंगे हम विद्युत का प्रभाव। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो भी छूट दी जाती है पेपर के अंदर वो इसी में से सवाल भी आता है, और बच्चों को जो डर लगता है वो इसी वाले पार्ट से लगता है, विद्युत का प्रभाव। क्योंकि बाकी सारी चीजें जो थी उनको हम विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन विद्युत को देख पाना संभव नहीं है, इसीलिए बच्चों को इसमें क्या लगता है? डर लगता है सबसे ज्यादा। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम विद्युत धारा। क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जैसे किसी तार में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो वो कितना गर्म हो जाता है, क्यों हो रहा है गर्म, प्रतिरोध क्या होता है, धारा क्या होती है, विभवांतर क्या होता है, ये हम इन दोनों चैप्टर्स के अंदर ही पढ़ेंगे। उसके बाद क्या आता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ लिया हमने। इसके बाद पढ़ते हैं हम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, इसके अंदर जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि जो चुंबकीय प्रभाव है वो कैसे होता है, किसी तार में धारा बह रही है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो हमारी जो मोटर, जनरेटर, जो सब चीजें आती हैं वो इसी से संबंधित होती हैं। यानी कि जिसको ये चैप्टर समझ में आ जाता है उसको विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, ये सारी चीजें पता चल जाती हैं कि क्या होती हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे विद्युत मोटर। इसके बाद एक और चैप्टर है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर जनरेटर क्या होता है, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम जनरेटर के बारे में। इससे ऊपर वाले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे हम मोटर के बारे में कि विद्युत मोटर क्या होती है। तो इस प्रकार ये विद्युत धारा विद्युत का प्रभाव जो चैप्टर है, यूनिट है, इसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। छोटी सी 4 चीजें पढ़नी है बस, और कितने नंबर देगा? 13 नंबर देगा। क्यों? क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है। जो हमारा शुरू के 2 चैप्टर हैं इसके अंदर से न्यूमेरिकल पोर्शन काफी पूछा जाता है, तो इसलिए इस चैप्टर को हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसके आगे हम सबसे अंतिम यूनिट प्राकृतिक संसाधन पर चलते हैं, जो कि एक सबसे छोटा सा यूनिट है, 5 नंबर का आता है बस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको इरेज कर लेते हैं, विद्युत का प्रभाव। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संसाधन के अंदर हम लोगों को पढ़ना होगा ऊर्जा का स्रोत, यानी कि जो हमें ऊर्जा मिलती है वो कैसे कैसे मिलती है। सबसे पहले पढ़ा जाएगा ऊर्जा का स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोगों को पढ़ना है ऊर्जा के स्रोत के अंदर परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं, अपरंपरागत स्रोत कौन से होते हैं। जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये स्रोत हो गए, और तुम्हारा सूर्य ऊर्जा हो गई, सोलर सेल जिसे बोलते हैं। ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जाएगा, क्योंकि बाकी आगे पढ़ते हैं हम अपनी उच्च क्लासों के अंदर। तो ऊर्जा का स्रोत हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधनों के अंदर। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अपने पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। एवं पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि जो मानव है उसका पर्यावरण के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर। इसके आगे क्या है? इसके आगे है हमारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का प्राकृतिक संसाधनों का
प्रबंधन। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के अंदर हमारे पास जो वन है उनको काटना नहीं चाहिए, जल है, जल का कैसे सदुपयोग करें, मिट्टी का कटाव होता है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि हमें अगर वन काटने भी पड़ रहे हैं किसी कारणवश तो वो कितने मात्रा में काटने हैं, और अगर एक जगह काटा जा रहा है तो दूसरी जगह लगाना भी पड़ेगा हमें। तो ये सारी चीजें हमें किसके अंदर पढ़ेंगे? जो हमारे पास प्राकृतिक ने यानी प्रकृति ने जो संसाधन दिए हैं उनका हम प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कैसे करें, कि किसको काटना है, किसको नहीं काटना, पानी कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना, वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इस प्रकार मैंने इसको आपको ओवरव्यू दिया पूरा कि कितनी यूनिट हैं, क्या क्या चीज हम पढ़ेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि हम इसमें किस चैप्टर से शुरुआत करें, कि इस चैप्टर से शुरुआत करना है सर तो हम उस चैप्टर को लेके उसका पूरा डिटेल्ड सिलेबस कराएंगे। नोट्स बनाने के लिए मैं आपको डिक्टेशंस बोलता भी हूं, और यदि आपको नोट्स चाहिए भी तो हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। यूट्यूब चैनल हमारा कौन सा? द CRS टेक। तो लिंक दे दिया जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का, जिस पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। वैसे खुद का नोट्स बना हुआ ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे हमारे इमोशंस जुड़े रहते हैं, तो याद करने में भी अच्छा होता है। तो वीडियो को शेयर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you